गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है और उसका आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3। देयर आर various formulas for short sums that I have explained earlier and now we are going further। जो शॉर्ट सम्स के फॉर्मूला हमने लर्न किए थे उसके ऊपर अब आज सम होने वाले हैं। तो नंबर 1 वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं। b इज इक्वल्स टू को एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला फॉर को एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइड बाय एन। Then after b is equals to r into sy upon sx. Sy stands for standard deviation of y and sx stands for standard deviation of x. So here is illustration number 8. Based on these short sums, ये जो हमने फॉर्मूला गिने हुए हैं उसके ऊपर हमारा आज ये illustration 8 स्टार्ट होने जा रहा है। The following measures are obtained to study the relation between rainfall in centimeter x and yield of बाजरी in quintal per hectare y। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है उसको हम नाम देंगे x का और yield ऑफ बाजरी को हम नाम देने वाले हैं y का और उनका रिलेशन जानना है। द वर्ड यूज्ड इज रिलेशन। तो ये रिलेशन से पता चलना चाहिए कि यहाँ पर रिग्रेशन लाइन का यूज होने वाला है। एन एक्स बार वाई बार एस एक्स एंड को एक्स वाई सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब हमें ऊपर देखने का कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस जो सारे वैल्यूज को हम कवर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक बी फॉर्मूला इज को एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। को एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर एंड हियर को एक्स वाई इज गिवन। Sx square is not given, but Sx is given. To find Sx square, we have to do a square of Sx. That is 12 का square हम करने वाले हैं। Answer is 144 and OXY is 362. Now B is equals to 2.5. Next A. Formula for A is equals to y bar minus b x bar. Y bar is 175, b is 2.5, x bar is 40. तो हम यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर इज 100। 175 minus 100, A is equals to 75. Now third step is y cap. Y cap is equals to a plus bx. Value of a as per step 2 75. Value of b 2.5. x as it is. अब हमें ये चेक करना है कि x को हम क्या बोलते हैं। x को हम बोलते हैं रेनफॉल इन सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर चेक करने का रेनफॉल की हमें वैल्यू कहीं पर दी है। आंसर इज अगर रेनफॉल की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू अगर हमें नहीं दी गई है तो ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन लाइन एंड सम इज ओवर। अगर x की वैल्यू हमें दिया तो उसकी वैल्यू पुटअप करनी है और फाइनली जो आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट illustration number 9. To study the relation between two variables, yearly income x of a family and yearly investment y in investment in mutual funds. The following information is shown for sample of 100 families. ये 100 families जो दिया ना इसको बोलते हैं n. 100 families means this is n. X is equals to annual income, Y is equals to annual investment.
एक्स बार, वाई बार, एस एक्स, एस वाई एंड आर, सारी इंफॉर्मेशन दी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला एक बार चेक करते हैं। फॉर्मूला फॉर बी इज इक्वल टू को एक्स वाई। अब क्वेश्चन में आपको को एक्स वाई तो कहीं दिया नहीं, मीन्स ये फॉर्मूला तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। सेकेंड फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। चेक करते हैं, आर इज गिवन, एस वाई इज गिवन, एस एक्स इज ऑल्सो गिवन, then we can put this formula b is equals to r into sy upon sx. Value of r is equals to 0.65, sy 12.8, sx 1.2. Value of b is 6.93. Now step 2, a is equals to y bar minus bx bar. Value of y bar is equals to 40.5, b is 6.93, x bar is equals to 5.5. हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर मिलेगा 38.115। हम y बार की वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, आंसर आएगा पॉजिटिव 2.385। वंस अगेन, अगर थर्ड डिजिट is more than 4, then add 1 in second digit. Means if it is 38, then it becomes 39. Step 3, y cap is equals to a plus bx. Value of a is 2.39. Value of b is 6.93. X is not given. This is regression equation. Now check what is the meaning of x. X is called yearly income. So we have to read the question and check whether yearly income is given or not. Obtain the regression line of annual investment in mutual fund of family on their annual income. Estimate annual investment in mutual fund of a family whose annual income means x, is 4.5 lakhs. So instead of x, we are putting 4.5. Instead of x, we are putting 4.5. Multiply of these two plus 2.39. Answer is 33.575. Here digit is again more than 4. We have to add plus 1 in second digit. So instead of 57, it becomes 58. This is the answer. And illustration 10 is similar to illustration number 9, but the change is we have to identify this. Here the word used average. Average means mean of x bar, mean of x, that is called x bar, mean of y, that is called y bar. Variance is called s square. Variance of x is called sx square. Variance of y, that is called sy square, and value of r is equals to 0.8. Here sx square is 25, sy square is 10,000, but in the formula we need sy and sx, and here sy square and sx square. So we have to root of sx square, under root 25, under root of 25 is 5, under root of 10,000 is 100. Then instead of sy value is 100 and instead of sx value is 5. Solve this b, then a, then y cap. That's it. Next. Okay. Here there is another formula. Illustration number 12 that we are solving. The electricity is generated by a windmill manufactured by a company. The following information is obtained by recording 5 observations regarding the velocity of wind and generation of electricity by a unit of a company. Velocity of wind is equals to x. Electricity generation is y. X bar, y bar, sigma xy, sx. Now in short sums, here you can see there are only two formulas, number 1, number 2.
co-xy is not here. So first of all we have to put the formula of co-xy. co-xy के यहाँ पर दो फॉर्मूला है। हमें क्वेश्चन में सिग्मा xy दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। co-xy की जगह पर हम लिखने वाले सिग्मा xy माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार बाय n. We got co-xy. Then after we put this formula V is equals to co-xy upon sx square. बस वही चीज यहाँ पर हम लोगों ने किया है। yes. तो यहाँ पर उनको को एक्स वाई नहीं पड़ता है तो उन्होंने बी के फॉर्मूला के अंदर ही यहाँ पर चेंजेस कर दिए। बट हम क्या करेंगे, अलग से पहले को एक्स वाई फाइंड करेंगे, को एक्स वाई की जगह पर वैल्यू पुटअप करेंगे और एस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाएगा डायरेक्ट 50। ओके, उन्होंने यही फॉर्मूला के अंदर जो बी का मेन फॉर्मूला है उसके अंदर ही को एक्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। ये पूरा फॉर्मूला देख सकते हो, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइड बाई एन, ये पूरा को एक्स वाई का फॉर्मूला एस एक्स स्क्वायर को छोड़कर। तो ऐसा करने की वजह हम पहले को एक्स वाई साइड में फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप करने वाले और आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट, इसमें इतना ही था। तो इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज 3.2 दिया जाएगा। अब इलस्ट्रेशन में एक भी क्वेश्चन पॉइंट वाला नहीं था, इलस्ट्रेशन में एक भी क्वेश्चन पॉइंट वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको पॉइंट में यहाँ पर क्वेश्चंस दिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, वैल्यू सारी पॉइंट में दी हुई, 20.9, 20.1, 19.2, 17.9, 17.9, 17.3 एंड 16.6। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर हर एक जगह से हमें पॉइंट निकालना है, हर एक जगह से हमें पॉइंट की वैल्यू निकाल देनी। मतलब अगर वो पॉइंट में रहेगा तो सोच लो, आप मल्टीप्लाई करोगे फिर इसका भी स्क्वायर करोगे तो पॉइंट में कितना सारा आंसर आएगा। और हम लिखते पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब हर जगह पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखने जाओगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। सो हमारा ट्राई ऐसा ही रहेगा कि ये जो पॉइंट में वैल्यू दी है कुछ भी करके पॉइंट यहाँ से निकल जाए। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हर एक के डिवाइड। आप पहले ये चेक करो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट। पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। पॉइंट के बाद की बात करो, पहले की नहीं। पॉइंट के बाद हर एक में है सिंगल डिजिट। अगर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो डिनोमिनेटर में हमें लगा देना है 0.1, डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 0.1। अगर आपके पास कैलसियम आप चेक कर सकते हो, 20.9 डिवाइड बाई 0.1 करोगे तो एक पॉइंट निकल जाएगा, 209 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको क्वेश्चन पॉइंट में दिए हैं और पॉइंट को रिमूव करना है तो हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। इफ देयर इज सिंगल डिजिट देन डिनोमिनेटर इज 0.1। इफ देयर इज 2 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट लाइक 0.96 तो डिनोमिनेटर 0.01। अगर 3 डिजिट्स है तो 0.001 मीन्स आपको चेक करना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, उस हिसाब से आपको 0.1 लगाना है। ठीक है, यूवी वाली मेथड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर Cx एंड Cy दोनों आने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू तो सारी छोटी है बट पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ओके, सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, हर एक वैल्यू में यहाँ पर y में 3 डिजिट्स है, वैल्यू बहुत बड़ी है, हमें इस वैल्यू को और कम करना है। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आप सबका कॉमन निकालो, कितने जीरो निकल रहे, 3 जीरो। डिनोमिनेटर में आपको लिखना है हर एक में 1000। अगर एक जीरो होता तो डिनोमिनेटर 10, इफ देयर आर 2 zeros डिनोमिनेटर 100, हियर देयर आर 3 zeros डिनोमिनेटर में 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18,000 डिवाइड बाय 1000, 18, 19, 20, 25, 30 and 50। दैट्स इट।
तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.2, जिसमें कुछ लॉन्ग सम्स है। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 5 and 6, 7, 8, 9 आर शॉर्ट सम्स. Okay, so here we have completed number 1 for long sum product moment method, then XY method, then UV method. For short sums, we have put up two formulas for B, O xy upon sx square, and second one B is equals to R into sy upon sx. Third formula for error. Error denoted by small e, and formula for small e is equals to y minus y. Now moving ahead for next topic, that is coefficient of determination. कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. पहले इसका मतलब समझते फिर मैं डेफिनेशन समझाता हूँ. हम चैप्टर नंबर 2 में हम सीखते थे स्मॉल आर दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन, स्मॉल आर दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट. स्मॉल आर डिनोटेड फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब अगर वो स्मॉल आर का जो भी आंसर है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्मॉल आर का जो भी आंसर है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा बिग आर स्क्वायर. स्मॉल आर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बिग आर स्क्वायर. दिस बिग आर स्क्वायर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. इट मीन्स कि यहाँ पर ना चाहते हुए भी चैप्टर नंबर 2 का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है. बिकॉज यहाँ पर अगर स्मॉल आर हमें कैसे मिलेगा, चैप्टर 2 के फॉर्मूला आने चाहिए. चैप्टर 2 के फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, उसका आर का आंसर मिलेगा और आर का हम स्क्वायर कर देंगे तो वो बिग आर स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. हम इसको सिर्फ आर स्क्वायर बोलेंगे तो आपको यही समझना है कि बिग आर है. मैं हर बार बिग आर नहीं बोलने वाला. आर स्क्वायर मीन्स दिस इज बिग आर स्क्वायर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन. Now looking at the definition, suppose the regression line y on x y cap is equals to a plus bx. ये हमें पता है, एक्सरसाइज 3.2 तक हमने यही देखा था. द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैंने अभी बताया, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y obtained from observations and its estimated value y cap, which are obtained from regression line, that is called coefficient of determination. Once again, correlation coefficient between observed value that is y here and obtained value y cap here. हम इन दोनों का जो रिलेशन है हम उसका स्क्वायर करने वाले हैं. आपको दिख रहा है रिलेशन मतलब आर, और उसका भी हम स्क्वायर करने वाले हैं, तो हम उसको बोलेंगे आर स्क्वायर. तो डेफिनेशन आपकी होगी इस बेस पे, लेकिन हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं वो जो आर है सिंपली हम उसका करने वाले हैं स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर. ओके, इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है. बस इतना याद रखना है कि जब क्वेश्चन में आपको ओके प्रार्थना नो प्रॉब्लम. तो जब क्वेश्चन के अंदर हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछा जाएगा तो हमें बस याद रखना है कि आर स्क्वायर का हमें वैल्यू पुट कर देना है. प्रार्थना प्लीज अपना माइक को म्यूट कर दो. नाउ हियर फॉर कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इलस्ट्रेशन 13 इज गिवन. यहाँ पर हमारा काम क्या है, चैप्टर 2 का पहले पूरा सॉल्व करो. चैप्टर 2 में हम क्या करते थे, हमें x और y दिया जाता है. बेस्ड ऑन xy वी आर फाइंडिंग xy, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर. अब हम इस तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. हम पहले सिर्फ स्मॉल आर फाइंड करेंगे. स्मॉल आर का फॉर्मूला बस ये ऊपर का स्क्वायर निकल जाएगा, ये अंदर की वैल्यू हमें पुटअप कर देनी है, दैट्स इट. और वो अंदर की जो वैल्यू है ना उसका फाइनली एक आंसर आएगा. वो जो भी आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो डायरेक्ट बिग आर स्क्वायर हो जाएगा.
क्योंकि आप इतना सॉल्व करो उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाओ तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप चैप्टर 2 जो भी सीखे हो बस उसको शांति से हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर जो भी आंसर आएगा, इन्होंने ऐसा नहीं किया बट हम ऐसा करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर डायरेक्टली कैलकुलेटर में इसका स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। इट इज कॉल्ड बिग आर स्क्वायर, और इसको ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। मतलब ये चैप्टर 3 का सम नहीं हुआ, ये हुआ चैप्टर 2 का सम, और चैप्टर 2 के सम को सॉल्व करने के बाद हमें बस उसका स्क्वायर कर देना है, दैट्स इट। ये सब उसके जैसे ही सम्स है, इसमें और कुछ नया नहीं है। हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपने अगर चैप्टर 2 देखा है, चैप्टर 2 के अंदर भी प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पर हमें चैप्टर नंबर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, इसकी प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। सी, here there are only two properties. Number one, correlation coefficient R and regression coefficient B। ये तो आप सब लोग जानते हो कि चैप्टर 2 में हम हर जगह पर फॉर्मूला में लिखते हैं R, और चैप्टर 3 में हम हर जगह पर फॉर्मूला में लिखते हैं B। आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, मतलब अगर R पॉजिटिव है तो B भी पॉजिटिव, अगर R नेगेटिव देन B इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों का आंसर सेम आएगा, आंसर दोनों का अलग अलग हो सकता है, बट दोनों की साइन सेम रहेगी, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। सेकेंड, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन से तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट चेंज ऑफ स्केल से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब क्या कि हमारा कैलकुलेशन का जो पैटर्न है वो तो सेम है, कैलकुलेशन का जो पैटर्न है वो तो हमारा सेम है, और वो ओरिजिन से एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसका जो स्केल मतलब जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल भी सेम, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो होने वाला है डिपेंडेंट। ओके, ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे, लेकिन एक्चुअली ग्राफ हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं आपको ये नहीं समझा पाऊंगा, बट इतना समझ लो कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन पॉइंट इन ग्राफ, वहाँ से तो कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बट उसका जो स्केल है वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, बस ये दो प्रॉपर्टीज हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट की। एग्जाम में तो आपको तो एक चीज फिक्स है, टोटल ये चैप्टर 12 मार्क्स का है, आप सब लोग जानते हो। 5 मार्क्स का एक बड़ा सा सम आने वाला है, हमने जो अभी एक्सरसाइज 3.1 3.2 किया उसके ऊपर 5 मार्क्स का एक बड़ा सा सम आने वाला है। उसके बाद 3 मार्क्स में मैंने जो शॉर्ट सम्स करवाए आज, वो शॉर्ट सम्स आएंगे, और 1 मार्क्स MCQ, 1 मार्क्स फॉर वन लाइनर क्वेश्चन, एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एक कोई छोटा सा सम आ सकता है, या तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के यहाँ पर पूछ सकते हैं 2 मार्क्स, 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स, सिंपल। ओके, तो बस इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, लेकिन मुझे एक इलस्ट्रेशन मुझे एक करवाना है, वो मैं एक सेकंड दे दूँ। हाँ, ये छोटा सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए। यहाँ पर हमें दिया है y कैप इज इक्वल टू x/2 + 5, sy upon sx is equals to 5:8. Find the coefficient of determination. Means we have to find r square. So y cap तो आप सब लोगों ने सुना हुआ है, 3.1 3.2। The formula for y cap is equals to a plus bx. अब a plus bx के साथ आप इसको कंपेयर करो, a plus bx के साथ आप इसको कंपेयर करो, तो देखो पहले तो हमारा काम है ये x/2 है ना, तो x को मैं साइड में लिखूँ, ऊपर लिख दूँ 1/2 इंटू एक्स। अगर आप इसको इंटरप्रेट करो तो अगेन x/2 हो ही जाएगा जो क्वेश्चन में दिए, बट हमने क्या किया, x को साइड में लिख दिया, 1/2 इंटू एक्स प्लस 5। अब इस इक्वेशन के आप इसके साथ कंपेयर करो, तो x के आगे जो भी वैल्यू है, x के आगे जो भी वैल्यू है उसको हम क्या नाम देते हैं, b।
तो b is equals to 1/2. Now sy upon sx 5:8 is given. Put the formula b is equals to r into sy upon sx. Value of b 1/2. R is not given. Sy upon sx, that is 5:8, 5 upon 8. Now we have to find the value of r. Then 5/8 ऑपोजिट साइड जाएगा, तो 5/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5, बिकॉज बीच में इक्वल्स टू की साइन है. अगर इक्वल्स टू की साइन है तो यहाँ पर रेसिप्रोकल होना तय है, 8/5 हो जाएगा. तो r का हमें आंसर मिलेगा 0.8. बट इन क्वेश्चन दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द r, दे हैव आस्क्ड फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, दैट इज r स्क्वायर. And for r square we have to do a square of r, means 0.8 का स्क्वायर करेंगे, आंसर इज 0.64. सिंपल. अब ये एक ऐसा सम था कि वो है 2-3 मार्क्स का छोटा सा सम. अगर हमें फॉर्मूला पता है तो उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरप्रिटेशन है कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये समझना जरूरी है. नेक्स्ट, if the regression of y on x line is 4x plus 5y minus 65 is equals to 0, find the value of b. हमें यहाँ पर b की वैल्यू क्या है वो बताना है. तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है इस फॉर्म में. इस फॉर्म में मतलब y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. इस फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है. तो पहले तो हमें क्या करना है, y को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज सामने की साइड चली जाएगी. तो देखो ये रहा y, इसको एक तरफ रखते हैं, जैसे ये रहा क्वेश्चन. देखो हम इसको एक तरफ रखते, बाकी की सारी वैल्यूज सामने की साइड चले जाएगी. देन साइन चेंज, प्लस 4x बिकम माइनस 4x, माइनस 65 बिकम्स प्लस 65. अब अगेन हमें तो फॉर्मूला के अंदर सिर्फ y अकेला है, तो y के साथ जो भी है उसको सामने की साइड ले जाओ. यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 5, और 5 सामने की साइड जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5. तो 65 माइनस 4x डिवाइड बाय 5. अब हम इंडिविजुअली 5 डिवाइड कर दो, 65 के भी डिवाइड बाय 5, 4x के भी डिवाइड बाय 5. तो y इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 0.8. अब हमें तो पता है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. एक्स के आगे जो भी होगा उसको हम नाम देते हैं b. यहाँ पर x के आगे है 0.8, देन b इज इक्वल्स टू माइनस 0.8. ओके, तो यहाँ पर इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. अब इस चैप्टर में और कुछ रहा नहीं.